नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब के बारे में। माल्टा और लिथुआनिया की ऑनलाइन फ्री जॉब जो है, इसके बारे में ना दोस्तों हम बात करेंगे कि बहुत सारा यूट्यूब पर इसकी वीडियोस है, सोशल मीडिया पर बड़ा हर एक चैनल पर वीडियोस है और इसका जो भी फॉर्मेलिटी है या सामग्री है वो मिल जाती है। हर यूट्यूबर शो कर रहा है माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब फ्री जॉब फ्री जॉब, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूरोपा सीवी, कवर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर ही बेच रहे हैं बना करके 5,000, 4,000, 8,000, 10,000, 12, और जॉब अप्लाई करवा के वीज़ा की गारंटी नहीं देते। जॉब अप्लाई भी नहीं करवाते, जॉब अप्लाई करने का उनको पता भी नहीं है। ठीक है, खुद वो 5 से 7 लाख रुपया पे करके गए होते हैं, मगर आप लोगों को वो लोग बोलते हैं कि माल्टा में ऑनलाइन फ्री जॉब ले लो, फ्री जॉब ले लो, फ्री जॉब ले लो। ठीक है, हम थोड़े से टाइम के बाद कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनके नाम भी बताएंगे आपको कि जिनके पास आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना, जिनको कुछ भी नहीं पता और वो लोग इंडियन में हैं। और 3 तरह के यूट्यूबर हैं, सी वाले यूट्यूबर वो हैं जो कभी कहीं नहीं गए और उनको कुछ भी नहीं पता और सिर्फ वो यूरोपा सीवी, कवर लेटर के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप उनको कॉल भी करोगे तो वो कॉल पे बात करने का भी 400-400 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, बी कैटेगरी के ये लोग हैं कि जो ज़्यादा काम नहीं करते, वो सीवी वगैरह भेज रहे हैं मगर उनको कुछ भी पता नहीं है जॉब अप्लाई करने का। ठीक है, और ए कैटेगरी के वो लोग हैं जो लोग माल्टा में हैं या कहीं और हैं मगर वो सही काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं या अप्लाई करते हैं मगर पूरा केस अप्लाई करते हैं जैसे हम करते हैं वीज़ा वगैरह का। टोटल सीवी वगैरह नहीं बेचते, वो सब कुछ खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सीवी बेचने वाले लोग हैं कि यहाँ जॉब है वहाँ जॉब है, उसको आप क्रॉस चेक किया करो। बेवकूफ़ों की तरह नहीं पैसे भेज के फटाफट नीचे। एक इंडियन में और बीमारी बहुत है, लिख देते हैं इंटरेस्टेड, फटाफट अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी उसको भेजने लग जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचो। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब के बारे में। और ये जॉब हमने कहीं यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टिकटॉक कहीं से जानकारी नहीं ली। ये वो जॉब है जो हमने खुद अप्लाई करी है, खुद वीज़ा लिया है, खुद काम किया, खुद लाइसेंस लिया, आईडी ली है, वर्क परमिट, हर चीज़ वहाँ पे ली है, काम किया है, फिर बाद में वापस आए हैं। ठीक है, तो वो स्टोरी है और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है, सच्ची जानकारी, इसमें कुछ भी झूठ बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहली बात ये है, हम किसी को नहीं बोलते कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी मत करना, हमें यूट्यूब से कोई पैसा नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपको जानकारी देख रहे हैं, आप टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हो, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए कुछ भी मत करना, हमें ज़रूरत नहीं है आपके शेयर सब्सक्राइब की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, दूसरी बात, वीडियो बहुत बड़ी है, लंबी है, कम से कम 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। अगर आपके पास पैशन है, आप देख सकते हो, आपके पास समय है तो देखना, नहीं तो वीडियो स्किप करके कोई और वीडियो देख लो। अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हो, विदेश में जाना चाहते हो, आपने बहुत जगह ट्राई किया, आपको कोई अच्छा एजेंट या यूट्यूबर नहीं मिल रहा है या पूरी चीज़ पता नहीं चल रही है, आप कन्फ्यूज़न में हो कि ऑनलाइन जो जॉब होती है वो सही में होती भी है कि नहीं होती। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप इंडिया में हो, कोई जॉब कर रहे हो, आपने विदेश में नहीं जाना या ऑनलाइन जॉब नहीं चाहिए या किसी और कंट्री में हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो यूरोप में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ये मेरी खुद की स्टोरी है। ठीक है, तो ये स्टोरी शुरू होती है 10 अक्टूबर 2018 से। तो पहले मैं दिल्ली में था टैक्सी ड्राइविंग में, और दिल्ली में मेरी एक दोस्त यूके से आई थी, हंगरियन है वो, तीमिया बोस्टनी। वो 1 महीना हमारे साथ रही थी। तो उसने मुझे बताया कि आप इतने कम पैसे में क्या कर रहे हो। जितनी मैं तब सैलरी लेता था दिल्ली में, तो उसने बताया कि इतनी सैलरी में वो एक दिन का खाना खा लेते हैं यूके में, पाउंड में। तो मेरे को बड़ी वो महसूस हुआ। फिर उसने बताया कि आप यूरोप में या किसी और कंट्री में जाओ। फिर उसने बताया आप यूके भी आ सकते हो, मगर मैंने बोला मैं यूके आना चाहता। बोलती है आप यूके ऐसे नहीं आ सकते, आप पहले किसी गल्फ़ कंट्री में जाओ। बोलती है आप दुबई चले जाओ, मेरे वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, आप दुबई में थोड़ी देर ड्राइविंग करो, फिर किसी और कंट्री में चले जाना। तो मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया और मैं दुबई एमिरेट ट्रांसपोर्ट टैक्सी
जो एक एमरेट ट्रांसपोर्ट एंड जर्नल एंड टैक्सी सर्विस है, अबू धाबी की कंपनी है, M40 में है, मुसफ़ा में। मैं उसमें सेलेक्ट हो गया और मैं वहाँ पे चला गया। करीब 2 साल मैंने उसमें काम किया। फिर वो मेरी जो फ्रेंड है वहाँ मिलने गई, तब उसने मुझे बताया माल्टा का, कि माल्टा यूरोप में, इटली के पास एक छोटी सी कंट्री है, आप वहाँ पे जॉब अप्लाई करो। और मेरी ये फ्रेंड है, और मज़े की बात ये है कि आप जो जॉब अप्लाई करोगे आपसे उसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार ऐसा भी होता है कि कोई मेरे को वहाँ बुलाए और कोई पैसा ना ले। खैर, तो उन्होंने जो उस कंपनी का लिंक या जो भी दिया था, तो मैंने उसको सर्च किया, मगर उन्होंने ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। उसने बोला कि पहले मुझे ना उनका पता नहीं चल रहा था क्या सिस्टम है, क्योंकि तब इतनी वो नहीं थी हिसाब तब। यूट्यूब पे सर्च करा तो यूट्यूब पे मेरे को तब 2 ही चैनल मिले थे, और कोई चैनल है ही नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता था। खैर, मैंने सर्च करते करते गूगल पे कैरियर जेट इंडीड से सर्च करा, और वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी बस ड्राइवर की, तो मैंने वो फिल कर दी। जैसे मैंने वो जो ऑप्शन फिल करी तो मेरे को तुरंत मेल आ गई। उन्होंने कुछ पूछा, डू यू हैव ए डी कैटेगरी लाइसेंस, होम कंट्री लाइसेंस, ये वो। तो मैंने जो उनको चीज़ें पूछी थी मैंने व्हाट्सएप पे उनको भेज दी। और तब मेरे पास कोई भी चीज़ PDF में नहीं होती थी, और सच बोलो मेरे को PDF भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि PDF में भेजो, तो मैं सोचने लगा यार PDF क्या होता है। फिर मैंने सर्च करा, पूछा, फिर वो बोलते हैं कि आपके पास CV है। मैंने बोला, वो बोले भेजो। मैंने भेजा तो वो बोलते हैं मुझे यूरोप पास CV चाहिए। अब मेरे को ये नहीं पता था साला यूरोप पास CV क्या होता है। तो मैंने थोड़ा मतलब शाम तक जितनी भी बात हुई, मेल से बात हुई 2 दिन बार, और कोई फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पे नहीं हुई। अगले दिन शाम को मैं गया तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी कैफ़े था, इंटरनेट कैफ़े था, मुसफ़ा में, अभी भी है, आई कार्ड के सामने। तो वो अच्छा लड़का था, एक इमरान। मैंने उसको पूछा तो वो बोलता, पाजी मेरे, पंजाबी था वो, मैं बोलता मेरे को भी नहीं पता यूरोपास का। तो हमने सर्च किया गूगल यूट्यूब से, तो हमें पता चला। फिर हमने यूरोपास CV बनाया। तब का जो CV था 2018-19 का, उसमें फ़ोटो नहीं लगती थी, बाद में फ़ोटो लगने लगी थी। उसमें फ़ोटो बिना फ़ोटो करता था। तो मैंने CV बना के उसको दे दिया। फिर वो बोलती है कि मुझे कवर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर भेजो। अब साला कवर लेटर क्या होता है, एक्सपीरियंस लेटर क्या होता है, मुझे नहीं पता था यार, सच में, कसम से, आई स्वेयर। तो मैं फिर कंफ्यूज। अब मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता था कि मेरे पास नहीं है, या मुझे ये नहीं पता, या मैं उसको ये नहीं पूछ सकता था कि तुम्हें पता है कैसा होता है, तुम्हारे पास कोई है तो मुझे भेज दो, क्योंकि वो बस ड्राइवर में मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो सोचती कि यार ये तो बेवकूफ़ आदमी है, गधा है। खैर, मैंने अपने दोस्त से बात करी, तो उसने मेरे को दुबई के एक फिलिपीनी ड्राइवर था, उसका नंबर दिया बस ड्राइवर का। तो वो बोलता है किसी भी कैफ़े में जाओ, गूगल में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, तो आपको कवर लेटर मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस लेटर तो मुझे पता था कि कंपनी देगी, मगर मेरी कंपनी तो वैसे ही वो बहुत हरामखोर है, वो कहाँ मेरे को एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, और बोलते किस लिए चाहिए। तो मेरे को वो तो मिलना ही नहीं था। मैंने कवर लेटर दे दिया, एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया, उसकी जगह कुछ और डॉक्यूमेंट दे दिया। तो वो बोलती है, डू यू हैव ए रेफरेंस लेटर। अब साला ये नया सांप निकल गया कि रेफरेंस लेटर यार क्या होता है। खैर, ये भी मैंने जुगाड़ किया, और मैंने उनको मतलब बातों या चीज़ों में इतना उलझा दिया कि उनको ध्यान ही नहीं रहा। खैर, उसके बाद उसने पूछा कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैंने बोला यस। अब मेरे को ये नहीं पता था, मैं सोचता था कि जो दुबई का लाइसेंस है वो इंटरनेशनल होता है, मगर वो नहीं होता। मैंने बहुत सारे वहाँ ड्राइवर्स को, पंजाबी ड्राइवर को नंबर लेके, दोस्तों के जो मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर से पूछा, 20 साल का, 25 साल का वहाँ पंजाबी बूढ़ा ड्राइवर है, पाजी इंटरनेशनल लाइसेंस। ओ पाजी, आज वो मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, ये इंटरनेशनल है, ये 150 कंट्री में चलता है, वो बोल रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है कि दुबई का लाइसेंस सऊदी अरब, ओमान, जो उनके बिल्कुल नेबरहुड कंट्री है, वहाँ भी नहीं चलता। दुबई के लाइसेंस पे आप ओमान पे गाड़ी नहीं चला सकते, दुबई के लाइसेंस पे आप सऊदी में गाड़ी नहीं चला सकते। वो जो लोग जाते हैं वो एक चीज़ और है, जो ट्रक ड्राइवर है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो तो एक रूटीन है कि आप टूर लगा के आते हो, ठीक है। आपको वहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इस बात पे कोई कमेंट या वो मत करना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल लाइसेंस किसी भी कंट्री का ये वाला लाइसेंस नहीं होता कि जैसे हम बोलते हैं कि दुबई का लाइसेंस चलता है, ये चलता है, कहीं नहीं चलता। सिर्फ वैल्यू ज़्यादा है दूसरे लाइसेंस से, मगर दूसरे देशों के लाइसेंस की भी उतनी ही वैल्यू है। जैसे कतर है, ओमान है, उनकी भी सेम। हाँ, सऊदी का लाइसेंस थोड़ा सा डाउन है इनसे,
ठीक है, मगर वैल्यू उसकी भी है। आप अगर उसमें ट्रक या बस या कार चला के आते हो तब भी माल्टा में जा सकते हो। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने सऊदी में गाड़ी चलाई आप अप्लाई नहीं करोगे। तो एक लाइसेंस की ये चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, इंटरनेशनल लाइसेंस मेरे को फिर पता चला कि क्या होता है। जैसे मेरे पास दुबई का टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस था, तो मैंने सर्च किया, फिर मैं RTO ऑफिस में गया, उन्होंने भी ज़्यादा नहीं बताया। फिर सर्च करते करते उन्होंने एक नंबर दिया, वो हमदान स्ट्रीट पे था, एक लड़का मुस्लिम था, इजिप्ट का लड़का था, उसका नंबर मिला, मैंने उससे बात करी, वो बोलता यहाँ वो, मैं गया, उसने मेरे से 180 दिरहम लिए, मेरा कार का जो लाइसेंस था दुबई का वो लिया, एक फ़ोटो सिग्नेचर ली, उसकी फ़ोटो कापी रखी और मेरे को 5 मिनट में चाय पिलाई। चाय पिला के उसने मेरे को लाइसेंस दे दिया। वो पासपोर्ट जैसी कॉपी थी, छोटी, जितना पासपोर्ट होता है उससे भी थोड़ी सी छोटी, वैसी ही कॉपी थी, 4-5 पेज थे, और उसमें मेरे जो दुबई का लाइसेंस था उस लाइसेंस की नंबर वगैरह लगा हुआ था, मेरे सिग्नेचर थे, फ़ोटो थे, डेट ऑफ बर्थ था, बस। और उसमें 5 कैटेगरी थी, ABCDE। तो उसने B पे टिक किया था। B मीन्स A मतलब बाइक, B मीन्स कार, C मीन्स वैन, D मतलब बस और E मतलब ट्रक। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कार का था तो उसने कार पे टिक किया, उसने D पे क्लिक नहीं किया। जब मैंने अपनी उसको भेजा मेल पे तो वो बोलती कि आपको B मिला है, B पे टिक है, D पे टिक चाहिए। अब D पे टिक वो भाई कैसे लगा देता, वो तो वैसा नहीं है कि उसको 1000-500 रुपया दो तो वो कर दे। इंडिया में तो ऐसा चलता है। फिर भाई सर्च करते करते पता नहीं मैंने कितने लोगों से पूछा, एक बंदे ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी है ऑनलाइन, उससे मिल जाता है। ITCA या ITA से करके कंपनी है अमेरिका की, मैंने उनसे अप्लाई किया। उन्होंने मेरे से करीब 70 से 50 से 60 70 80 डॉलर लिए होंगे विद कुरियर चार्ज, और मेरे को मेल पे तुरंत उसकी फ़ोटो कॉपी भेज दी। वो भी पासपोर्ट जैसी थी कॉपी, मगर वो सॉफ्ट थी, कागज़ ब्रीक था, वाइट कलर में थी, और 8-10 पेज की एक कॉपी थी, जैसे डायरी होती ना ऐसे इतनी थी। ठीक है, तो कुरियर से मेरे को वो मिल गया, तो मेरा काम चल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इंटरनेशनल लाइसेंस की बात। अभी तक मैंने इतने डॉक्यूमेंट उनको दे दिए थे। फिर उन्होंने मेरे को टाइम दिया इंटरव्यू का। तो भाई साहब हमारा जो है इंटरव्यू हो गया। फिर उसने सब डॉक्यूमेंट के मेरे को अलग अलग से PDF बनाकर मेरे को भेजने को बोला, तो मैंने स्कैन करवा के फिर PDF भेजा। तो इंटरव्यू क्या थी भाई साहब, 30-30 मिनट की 3 स्टेप में इंटरव्यू थी, 5-5 मिनट की बीच में ब्रेक थी। तो इंटरव्यू ऐसे थी कि सबसे पहले उन्होंने मांगा और पूछा ड्राइविंग के बारे में, ठीक है, अपने बारे में, क्या काम किया, क्या एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, 10 सेकंड में उन्होंने पूछा सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में। थर्ड में उन्होंने टेक्निकल चीज़ें पूछी, इमरजेंसी है ना, कुछ हो जाता है, हड़ आ गया है, अर्थ लाइटिंग, क्विक भूचाल आ गया, कोई जंग लग गई, हड़ताल हो गई, कोई ऐसी बीमारी फैल गई, दुनिया मर रही है, आपकी बहुत ज़रूरत है, आप पैसेंजर को कैसे लेके जाओगे, कैसे आओगे, है ना, बहुत ज़्यादा फॉग है, आग लग गई, कहीं ऐसा कुछ हो गया है ना, तो उन सब चीज़ों में आप कैसे बस को सेफ रखोगे या करोगे। एक्सीडेंटल कुछ इमरजेंसी ज़्यादा हो गया तो उस केस में। और टेक्निकल चीज़ें पूछी, मैथमेटिकल की कुछ, जैसे ये टिकट इतने की है, इतने 1 रुपये 75 पैसे की टिकट है, मेरी फ्रेंड है, हम लोग बैठे हैं, 20 रुपये दे, कितने वो वापस देगा कनेक्टर, मैथ की कुछ क्वेश्चन पूछे। तो मुझे शाम को बता दिया गया कि आप इंटरव्यू में पास हो, मगर तब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप अपनी इंग्लिश थोड़ी सी इंक्रीज़ करो। तो मैंने बोला जब तक वीज़ा आएगा मैं कोशिश करूँगा अपनी इंग्लिश को थोड़ा और सुधार लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मेरी इंटरव्यू पास हो गई और मैं बहुत खुश था। मेरे रूम में 10 लोग थे, मैंने सबको बता दिया, तो सब लोग बहुत खुश हुए। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि दुबई में 8 से 10 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया बनता था, मेहनत ज़्यादा थी, तो आप सोच सकते हो। इस सारी बात में अब तक जो बात होती थी उसमें मैंने एक बात नोट करी कि उन्होंने पेमेंट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया, ना ही मैंने उनको पूछा कि आप कितने पैसे लोगे, नहीं लोगे या क्या करोगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मेरे से जो PCC मांगी इंटरव्यू के बाद, मैंने दुबई की PCC अप्लाई करी ऑनलाइन, 50 दिरहम में 70 दिरहम लगे,
शाम को हमने कैफ़े से अप्लाई करी। सुबह जब मैंने उठ के देखा तो मेरी मेल पे प्रिंट आ चुका था। मैंने कैफ़े से उसका प्रिंट निकाल लिया, वो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, दुबई की पीसीसी। फिर उसने एक ऐसा आइटम बॉम्ब गिराया, बोलती है आई नीड योर पीसीसी एंड योर होम कंट्री। तुम्हारी होम कंट्री इंडिया की भी मुझे पीसीसी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर वहाँ पे कोई क्राइम तो नहीं करके आए हो। अब होम कंट्री की पीसीसी आपको पता है भाई साहब, 15 दिन लग गए और 15-20 हज़ार रुपये लग गया मेरी फैमिली को मेरी पीसीसी निकल आते हुए। आपको पता है, मैं चलो बुराई नहीं कर रहा, मगर फिर भी पंजाब पुलिस का और ये सब सिस्टम का तो बड़ी ही दिक्कत और बड़ा टाइम लगा, बड़ी खज्जल खुआरी होती है। ठीक है, इतना इजी नहीं है कुछ भी, आपको पता ही है। खैर, वो पीसीसी मिल गई। अब बोलती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर और रेफरेंस लेटर अभी तक नहीं आया। अब साला एक्सपीरियंस लेटर मैं कैसे निकालता, कंपनी क्या बोलती। तो हमने क्या किया, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको। एक बंदे ने ना, एक ड्राइवर ने बताया कि मैंने लीव की एप्लीकेशन दी हुई थी, तो उन्होंने वो पास करी, उस पर स्टैंप लगा के मुझे वापस करी थी। उस पर कंपनी की स्टैंप थी, हमने वो स्टैंप उठाई और लेटर पैड तो था ही था, कंपनी का मिल ही जाता है गूगल से। हमने लेटर पैड लेके जुगाड़ वगाड़ करके स्टैंप मार के और लेटर बना दिया, एक्सपीरियंस लेटर। बाकी मेरे पास लाइसेंस था, वीज़ा था, एमिरेट्स जो ट्रांस होता है, ट्रांस की आईडी थी, टैक्सी की एक आईडी होती है वो था। ठीक है, सैलरी स्लिप, सैलरी आती थी, सैलरी 7 स्लिप लगाई और 2 साल की बैंक स्टेटमेंट लगाई। वहाँ पे 2 साल की बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की फ्री मिलती है, उसके बाद चार्जेस लेते हैं। मेरे से उन्होंने लिए थे 68 दिरहम, 168 लिए थे या 168 लिए थे या ओनली 68 लिए, मुझे याद नहीं, वैसे इतने के लिए थे दिरहम। अकाउंट में जमा किए, फिर उन्होंने मेरे को 2 साल की स्टेटमेंट दी स्टैंप लगा करके। तो उसकी मैंने कलर कॉपी करके रख ली ओरिजिनल, और कलर वाली उनको भेज दी पीडीएफ में। ठीक है, तो अभी तक मैंने इतने डॉक्यूमेंट उनको भेज दिए थे। फिर उन्होंने बोला कि आप अपना एड्रेस दो अबू धाबी का, तो मैंने उनको एड्रेस भेजा, तो वो बोलते हैं हम जल्दी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब हो चुका था। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा हुआ है उसको देख रहा हूँ नीचे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे एड्रेस पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कुरियर भी और मेल से भी। मेल पहले मिल गई, कुरियर बाद में मिला। ठीक है, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था भाई साहब, मेरे ख्याल से आप समझो कि 30-35 पेज की फाइल थी। तो मैंने सबको क्या पढ़ना था ऐसे इतना। कलर में प्रिंट निकलवाए, प्रिंट के बहुत सारे पैसे ले लिए उसने। आपको पता है वहाँ पे प्रिंट निकालने के भी पैसे महंगे, कलर का तो वैसे फोटोकॉपी महंगा दुबई में। सब प्रिंट निकाल के लेके आया, पढ़े, इधर उधर रखे, देखे, भेजे। तो कोई डाउट तो नहीं था कि फ्रॉड है, क्योंकि अभी तक बेचारों ने कोई पैसा ही नहीं मांगा था। अब यहाँ पे वो जो लेडीज थी, ओल्ड एज लेडी थी, 67, 68, 65 से 70 साल की। तो उसने बोला कि अब मेरी यहाँ तक ड्यूटी थी, अब तुम एक और लड़की है उसके साथ डील करोगे, तो अभी मेरा नंबर और मेल पे मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें उसकी ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ। तो उसने, जो पहले थी उसका नाम रोज था, अब जो बाद में आई थी उसका नाम कैटरीन था, कैटरीन आनकोबेला। तो कैटरीन से फिर मेरी बात होने लगी कॉन्ट्रैक्ट के बाद। ठीक है, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, फिल किया, और उनको वापस मेल भी भेज दिया और कुरियर भी भेज दिया। अब जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कुरियर भेजा, तो 2 दिन बाद मेरे को उस कुरियर का मेरे ख्याल लगा था मेरा 150 दिरहम कुरियर चार्ज। दुबई से कॉल आ गई कि भाई साहब आपने कुरियर भेजा। मैंने बोला जी हाँ। क्या है उसमें? मैंने बोला उसमें टाइम बॉम्ब है। बोलते नहीं यार आप ऐसे पेपर भेजते हो। मैंने बोला यार जॉब के पेपर हैं, क्या उसमें कुछ सीक्रेट, मैं जासूस हूँ कि किसी कंट्री का? वो बोलते नहीं यार ये बहुत वहमी है, दुबई वाले बहुत केयर करते हैं इन चीज़ों की। वो बोलते हैं आप उसमें अपनी आईडी और पासपोर्ट जो है वो फ्रंट बॉक्स पर लगाओ कलर में, फिर वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब मैं दुबई कहाँ जाता वहाँ से? फिर भाई मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेजा और उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई तू वहीं लगा दे, तो वो बोलता है ठीक है। फिर उसने उसको बॉक्स पे मेरा वो लगाया, आईडी की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट की, फिर मेरा कुरियर
दुबई गया, 4-5 दिन बाद मुझे उधर से मेल आई कि आपका कुरियर हमें मिल गया है। तो यार ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन कामों में। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जो स्टोरी बता रहा हूँ, अभी तक जितनी आपने स्टोरी सुनी, ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। किसी का कभी कुरियर नहीं फंसा, क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, कभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, कभी उन्होंने इस चीज़ में पढ़ा ही नहीं है। अगर किसी यूट्यूब पर किसी बंदे ने ऑनलाइन जॉब की वीडियो डाली है 1 आधे घंटे की, तो मुझे भी भेजना, मैं भी देखूंगा क्या वीडियो है उसमें। हाँ, हमें देखकर कोई कॉपी कर ले तो वो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। बाकी एक चैनल वाला मुझे कॉपी करता भी है, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, मगर वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मोनेटाइज नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया, तो वो कभी अभी मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो इस वजह से फिर मैंने उसको, थोड़ी प्रॉब्लम है तो बंद कर दिया है। बंद नहीं है मतलब चल रहा है, तो इसी वजह से हमें नया चैनल ही ओपन करना पड़ा, ठीक है। बाकी हम यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आए, हमें कोई पैसा यूट्यूब से नहीं चाहिए। तो अभी तक मैंने दोस्तों उसको भेज दिया था, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस सैलरी स्लिप हो गया था, अब फिर उनकी मेल आती है कि पासपोर्ट फुल कॉपी हमें भेजो स्कैन करके, पासपोर्ट की पूरी। अब पासपोर्ट कंपनी के पास था, अब कंपनी से मैं क्या बोलता पासपोर्ट के लिए। तो मैंने 2-3 बार पूछा इधर उधर से लड़कों से, तो वो बोलते हैं वो दे देते हैं। मैं गया तो मैं बोला पाजी मुझे पासपोर्ट की पूरी स्कैन कॉपी चाहिए, हमारा कोई कोर्ट में तरीक है, प्लाट का झगड़ा है, ये वो है, तो वो लोग देखते हैं। तो उन्होंने अपनी मशीन से करके दी, वहाँ उनके पास कलर में मशीन थी, उन्होंने पूरी कॉपी कर दी, मगर वो एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि वो इतनी क्लियर नहीं थी। तो मैंने बोला कि आप मुझे पासपोर्ट दो 1 घंटा के लिए, मैं बाहर से कॉपी करा के फिर आपको वापस कर देता हूँ। अब वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो, एक ड्राइवर लेके आओ, 1 या 2, वो यहाँ पे साइन करेंगे, विटनेस देंगे अपनी फ़ोन नंबर वगैरह, उनकी गवाही होगी कि आप पासपोर्ट लेके भागोगे नहीं कहीं, फिर हम आपको पासपोर्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो भाई मैं एक ड्राइवर लेके आया, उन्होंने बेचारों ने वहाँ पे सिग्नेचर किए, फिर मुझे पासपोर्ट मिला और मुझे बोलते हैं जल्दी वापस कर देना। मगर मैंने शाम तक वापस नहीं किया, 1-2 बार ऑफिस में भी किया तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको याद ही भूल गया, मगर मैंने दे दिया वापस मुझे क्या करना था। तो मैंने फिर बाहर से पूरा स्कैन कलर पासपोर्ट किया और उनको भेज दिया, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हमारी जो स्टोरी थी, कहानी थी, वो गई थी, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, ठीक है। पैसा जो था मेरा अभी तक जितना लगा था, करीब इंडिया का मेरा जो है 20,000 रुपये, तो पीसीसी में लग गए थे 10-15 हज़ार रुपये, उसको निकाल के मेरा 20 से 25 हज़ार रुपया लग गया था डॉक्यूमेंटेशन पे। सब जो जितने भी मैंने आपको खर्चे बताए हैं, 3-4 बार तो कुरियर ही किया है, ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप हमें एड्रेस दो अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का, किसी का भी, हम आपको लास्ट वाले डॉक्यूमेंट भेजेंगे। ये जो पासपोर्ट फुल स्कैन दे दिया था, फिर उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते, मतलब 2 महीने तक हमें डिस्टर्ब नहीं करना, आपका भी प्रोसेस चलेगा। तो मैंने 60 दिन उनको मेल कॉल किया ही नहीं, 60 दिन वेट किया। 60 दिन के बाद फिर मैंने मेल किया तो उन्होंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, एड्रेस चेक करवाया, फिर उन्होंने मेरे को कुरियर और मेल भेजा दोबारा से, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेके आप वीएफएस में जाओ, कुछ तो काफ़ी फाइलें थी, तब पहली बार था तो मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने बताया कि इन चीज़ों में जो सबसे बड़ी आपकी चीज़ है वो है वीएफएस की अपॉइंटमेंट। तब इतना रश नहीं था, हमने बटाला, हाँ सॉरी, यहाँ आने तक, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ आने तक, ये अप्रूवल आने तक मेरे को डाउट था कि कल को कंपनी मेरे को पासपोर्ट देगी या नहीं देगी। तो मैंने क्या किया, कैटरीन से पूछ के इमरजेंसी लीव अप्लाई करके इंडिया आ गया, क्योंकि मुझे पता था मेरा 70% प्रोसेस हो चुका है, मतलब मैंने दुबई छोड़ दिया था। अप्रूवल मुझे इंडिया में आकर ही मिला था क्योंकि पासपोर्ट की दिक्कत थी, ठीक है। तो अब मैं इंडिया में आ चुका था, तो मैंने दिल्ली का एड्रेस दिया था, तो फिर उन्होंने वही एड्रेस भर करके, तो मुझे प्रिंसिपल लेटर था, एक इनविटेशन लेटर होता है, 4-5 डॉक्यूमेंट थे। फिर वीएफएस का हमने अपॉइंटमेंट लिया,
VFS का अपॉइंटमेंट हमें चंडीगढ़ का मिल गया इजीली, अलामते मोड का। और उसके अब डॉक्यूमेंट तैयार करने थे। अब यार डॉक्यूमेंट जो हैं VFS के बड़े हार्डली होते हैं नए बंदे के लिए। सबसे बेस्ट था उसमें कवर लेटर। मैंने जितने अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला में एजेंट थे, बड़े बड़े ऑफिस, सबसे पूछा, भाजी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने का जो कवर लेटर होता है आप बना देते हो? किसी को पता ही नहीं था। ये बात है 2019 की। फिर मैंने क्या किया, एयर टिकट, कवर लेटर, एक दो और चीज़ें, और हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस करी। चेकलिस्ट में जो फॉर्म था वो भरा, पासपोर्ट की फ़ोटो में करवाई, जितने डॉक्यूमेंट थे वो कलर में एक कॉपी करवा लिए मैंने, सेट बना लिया। हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे लिखा हुआ है चेकलिस्ट में $30,000 या यूरो की करनी है और 100 दिन की करनी है। मगर वो ज़्यादा भी 1 महीने की कर लो या 2 की या 3 की, मगर वो कभी कभी इससे ज़्यादा भी मांग लेते हैं VFS वाले। तो ये सब डॉक्यूमेंट लेके जब हमारा टाइम था तो हम VFS ग्लोबल में गए, ओरिजिनल पासपोर्ट लेके। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग थे, फ़ोटोकॉपी अलग थी। उन्होंने मेरे से सबसे पहली चीज़ मांगी एयर टिकट, कि आपके पास एयर टिकट नहीं है, आप एयर टिकट आपको चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था सच में। तो मैंने फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ से बाहर जाओ, ऑफिस से बाहर आपको बहुत बंदे मिल जाएंगे, किसी भी एजेंट से किसी भी ऑफिस में जाके आप अपनी डमी एयर टिकट बुक कर लो और एक कवर लेटर लो और इंश्योरेंस दोबारा से करो, $50,000 की करो और कम से कम 6 महीने या 3 महीने या 100 दिन की इंश्योरेंस करो। तो इस सब में मेरा 7-8 हज़ार रुपया दोबारा से लग गया था। ठीक है, तो एक वीज़ा फॉर यू करके वहाँ पे ऑफिस है, वो लड़का मेरे को बाहर मिल गया था, तो उसने मेरे ये काम करवा दिया। और कवर लेटर 500 रुपया लिया, उन्होंने 2 मिनट में बना दिया। उनके पास पहले फॉर्मेट बने हुए थे। ये सब चीज़ें करके अब VFS वालों ने हमसे पेमेंट ली 8,800 रुपया। तो VFS में रश था सारी कंट्री का, शेंगन का, मगर माल्टा का कोई केस नहीं था, मैं अकेला ही था। जब मैं गया था तो बड़े हैरान हुए कि माल्टा का कोई केस आया। ठीक है, तो जब उसने बोला एक फाइल है माल्टा की है, तो सारे मेरी तरफ देखने लगे कि कौन है माल्टा वाला, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था माल्टा का, तब पता ही नहीं था। सबमिट करके मैं आ गया तो उन्होंने मेरे को एक लंबी सी स्लिप दी और बोलते हैं आप 30 दिन वेट करो, 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट घर आ जाएगा। उन्होंने मेरे से एड्रेस पूछा, जो मेरा घर का एड्रेस था, वो बोलते हैं कि इसमें पासपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि इधर हमारी कुरियर सर्विस नहीं है। तो फिर उन्होंने फेक एड्रेस डाल दिया अमृतसर का, कि अमृतसर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अब दिमाग इतना उनके पास भी नहीं था, मैं नया था, कि जो अमृतसर में ब्लू डार्ट का ऑफिस है उसी का एड्रेस दे दूँ किसी का, मेन ऑफिस का। खैर वहाँ से मैं आ गया और मेरे को कोई कॉल मैसेज नहीं आई। करीब 20-25 दिन लग गए होंगे। 20-25 दिन बाद मैंने एक दिन ट्रैकिंग से वो ट्रैक किया तो मुझे पता चला कि पासपोर्ट आया हुआ है। मैं उनको कॉल करी, वो बोलते ही पाजी आपका एड्रेस गलत था, हमने अमृतसर में बहुत आपको ढूंढा, पासपोर्ट आपका ऑफिस में है, ऐसे आ जाओ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल के पास में, तो आप ले जाओ। तो मैं बाइक से वहाँ पे गया अमृतसर से। मैंने अपनी पासपोर्ट और आधार कार्ड की उनको कॉपी दी, तो उन्होंने मेरे को फाइल दे दी, पैकेट में था। सबसे बाहर आके मेरा बहुत दिल धड़क रहा था। मैंने बड़े ध्यान से उसको खोला और पेज देखे, और जब उसमें वीज़ा लगा हुआ था तो मेरी थोड़ी धड़कन जो है सही हुई। आप समझ सकते हो एक गरीब आदमी का क्या बुरा हाल होता है। और अभी तक मेरा 70-80 हज़ार रुपये तक लग चुका था खर्चा टोटल। किसी को पैसा नहीं दिया, बस इतना ही खर्चा, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपया तो ये VFS का ही हो गया। वहाँ रहा, बाइक से गया, रात होटल में रहा, ये वो सब खर्चे हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, खाना पीना ये सब। तो अभी तक मेरा 70 हज़ार रुपया लग चुका होगा। खैर वीज़ा लग गया, हम आए तो मैंने उनको बोला, तो वो बोलती है कि अब आप टिकट करो। टिकट आप इस तरीके से करना कि आप 10 से 5 बजे दिन के माल्टा में उतरो। वो मैडम बोलती फिर हमारा बंदा लेने आएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब साली जो ज़्यादातर फ़्लाइट हैं लंबी, आपको पता है वो रात में लैंड करती हैं। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा यहाँ से लेट हो गया। खैर मैंने सर्च करके तब मेरी टिकट आई थी 28,000 की, बट दिल्ली टू रोम
इटली टू माल्टा कनेक्टिंग थी अलीतालिया की, और उसमें 23 केजी के 2 लगेज थे, 7 केजी का हैंड बैग था। अच्छी फ्लाइट थी, बहुत बड़ा जहाज़ था और बड़ी अच्छी सर्विस थी। 2-3 बार उन्होंने खाना ड्रिंक सब कुछ देते थे आपको फ्लाइट में। सर्विस बहुत अच्छी थी, और प्लेन इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे ख्याल 2 नहीं 4 उसके इंजन होंगे, 4 बड़े बड़े वो फैन वाले उसके थे बॉक्स से। खैर, तो हम पहुँचे। अब दिल्ली में पहुँच के जब मैं इमिग्रेशन से पहले फ़्लाइट में अभी लाइन में लगा हूँ, तो वहाँ पे वो फ़्लाइट वाले जो अलीतालिया वाले, वहाँ हरियाणा का एक बंदा था, उसने पंगा डाल दिया। पता नहीं कौन सा एक बोलता डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने बोला यार देखो वीज़ा है, टिकट है, वीज़ा रीजनल है बोलता। तो मैंने बोला टिकट है, वर्क परमिट है, 100 दिन का वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, क्यों तंग कर रहे हो? 12 बजे हुए थे रात के। बोलता है नहीं। तो उसका इरादा था पैसे देने का, मगर मैंने बोला भी पैसा मैं भी नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से इंडियन एयरलाइन का एक ऑफिस खुलवाया, वहाँ से घर से लड़के से मंगाई फ़ोटो, वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको दिया। फिर वो बोलता जाओ। हम चले गए। चलो चेक इन हुआ, फ़्लाइट हुआ। अब एक गलती और हो गई, क्योंकि मैं नया था, इंटरनेशनल फ़्लाइट पहली बार कर रहा था, दुबई की तो और बात है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि जो मेरा लगेज है जो वो इटली में मिलेगा या माल्टा में मिलेगा। अब इटली में उतरा और मैं अपना लगेज ढूंढ रहा हूँ। अब एयरलाइन वालों को या किसी तरह मुझे बताना चाहिए था, या टिकट में लिखा होना चाहिए था कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। उस चक्कर में मेरी वो 2 घंटे बाद की फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई। मतलब जब तक मैं फ़्लाइट के पास गया, फ़्लाइट निकल गई थी। फिर मैं उनके ऑफिस में गया, वो एयरपोर्ट पे बने होते हैं ना कैबिन से उनके, अलीतालिया के। तो उन्होंने सॉरी फील किया और मेरे को दोबारा से और बोर्डिंग पास टिकट जो है दे दी। वो 6 घंटे बाद थी माल्टा की। तो बोलती है आपका लगेज का हम फ़ोन कर देते हैं। तो उन्होंने फ़ोन मेल वगैरह मेरे सामने किया माल्टा में कि ऐसे ऐसे फ़्लाइट है, ऐसे लगेज आएगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब 6 घंटे एयरपोर्ट में रहा, और एयरपोर्ट यार इतना रोम का अच्छा और बड़ा है ना, दिल्ली जितना होगा। मगर उसमें एक चीज़ देखी मैंने, कहीं भी पुलिस वाला नहीं देखा, और बाहर कोई सिक्योरिटी, कोई गन नहीं है। और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, बाहर देखा टैक्सी, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, उस पर लिखा है एग्जिट, इटालियन में और इंग्लिश में। मैं फिर वहाँ से अंदर आ गया, किसी ने नहीं रोका। मतलब मैं वहाँ से भाग के जाना चाहता इटली में, कहीं 2 नंबर में तो जा सकता था, मगर मेरे में एक नंबर का ड्राइविंग का वीज़ा था। मैंने जरूर पैसों का कवर उठाना था, मैं नहीं गया। खैर, उसके बाद फ़्लाइट हुई, 1 घंटे में हम माल्टा उतर गए। अब माल्टा उतर गए तो हमको रात में लेट हो गया, तो वो लोग जो मुझे रिसीव करने आए थे वो जा चुके थे। और जैसे ही मैंने वहाँ वाईफाई ऑन किया, तो मेरे को कैटरिंग की मेल मिली कि वो लोग चले गए हैं, आप लेट हो गए। तो मैंने रोम में उनको मेल कर दी थी कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है, ठीक है। तो उसने बोला कि यहाँ पे माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, वहाँ जाओ और वहाँ पे आपके पास डिटेल है, वहाँ से वेलकम किट ले लो। मैं गया तो मैंने अपना नाम, पासपोर्ट ऑफ नंबर, वीज़ा दिखाया, ईमेल आईडी दिखाई। तो उसने मेरे से एक जगह साइन किया और मेरे को एक फ़ाइल दे दी, वेलकम किट थी, ठीक है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ फूल वगैरह थे। तो मैंने उसको खोल के देखा, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि लखविंदर आप लेट हो गए तो आप ऐसे करो, टैक्सी या बस ले लो, ये नंबर आपको ये जाना है, यहाँ घर है आपका। और मगर कोई आदमी लेने या ऐसे दोबारा से कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि रात का समय था। खैर, अब मैं बस में कहाँ जाता। मैंने टैक्सी हायर करी 28 यूरो में। 28 यूरो बहुत बड़ी रकम हो जाती है यार। तो वो लड़का मेरे को छोड़ के गया जो एड्रेस था। उस बैग में एक बस का कार्ड था और एक रूम का कार्ड था, ATM जैसा, रूम एक्सेस करने के लिए, खोलने के लिए। मैं गया, उसने मेरे को उतार दिया। होटल बेला विस्टा होटल आगरा में है, और उससे 100 मीटर आगे वो बिल्डिंग है, बेला विस्टा स्वीट। जाना स्वीट में था, उसने होटल के पास उतार दिया। जब मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने उसको वो लेटर दिखाया, तो वो बड़े प्यार से बोलती कि नहीं सर, आपका जो है 100 यार्ड बोलते हैं वो, मीटर कम बोलते हैं, यार्ड आगे थोड़ी सी चढ़ाई पे एक बिल्डिंग है, उसके बाहर एक कैफ़े है, वो आपका घर है, वहाँ लिखा हुआ है। तो मैं उधर चला गया। हाँ, एक बात भूल गया इससे पहले, जब मैं माल्टा एयरपोर्ट पे उतरा था तो मेरा लगेज वहाँ पे नहीं था, जो बड़े वाला लगेज था, जो लगेज होता है, हैंड बैग था मेरे पास, किट। तो मैंने उनको बोला, तो वो बोलते कि पता नहीं है, आपका लगेज मिला नहीं है, मैं फ़्लाइट में इधर उधर हो गया या क्या हुआ। तो मैंने वहाँ कंप्लेन करी। वो लोग आपको एक बिल देते हैं, स्लिप देते हैं, और 7 दिन का टाइम देते हैं कि आपका लगेज मिल जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे या आप हमें इन्फॉर्म कर लेना। तो मैं भाई बिना लगेज के ही हैंड बैग लेके वहाँ से निकला। अब उसमें एक प्रॉब्लम थी,
जितने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो सारे लगेज में थे, हैंडबैग में नहीं थे। मेरे से ये गलती हो गई थी। अब मैं बहुत शॉकिंग था। तो वहाँ से जाके मैंने लगेज रिसीव तो करना था, बस हैंडबैग लिया, आया, रूम में पहुँचे तो रूम में एक साउथ इंडियन आदमी था। वो एक दिन पहले मेरे वहाँ आया था और मेरे को इतना पता नहीं, चलो। और मैं करीब पिछले 24 घंटे से 24 से ज़्यादा 30-35 घंटे से भूखा था, प्यासा था। तो मैंने पानी वानी पिया। उसने पता नहीं कैसे जुगाड़ करके थोड़ी सी मुझे चाय पिलाई और मैंने बोला खाने पीने का, तो वो बोलता है यार मेरे को पता नहीं, मैं भी कल ही आया हूँ। मैं नीचे उतरा, फिर उसी होटल में गया और अंदर म्यूज़िक चल रहा था। रात 11-12 का टाइम होगा। तो मैं बैठा एक टेबल पे, तो उस तरफ ना जैसे हमारे यहाँ पैलेस में मैरिज में एक लगी होती है ना टेबल में खाने की चीज़ें, ऊपर ढक्कन दिया होता है, नीचे आग जल रही होती, वैसा सिस्टम था। तो मैं पानी पी रहा हूँ। मैं गया तो मैंने उनको पूछा, तो एक वेटर मेरे पास आया, तो वो बोलता है सर विच रूम। मैंने बोला नहीं रूम नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। तो बोलता हूँ मैंने बोला मैं न्यू हूँ, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हूँ, पहले दिन से ही आया, आज ही आऊँ। बोलता अच्छा। उसने मेरे पास मेन्यू रखा। मेन्यू की साले मेरे को कहाँ समझ आ रही थी उस टाइम में, नींद, थकावट, भूखा। तो मैंने बोला यार मुझे नहीं समझ आ रही। तो वो बोलता है कि 10 यूरो का आपको एक लार्ज या मीडियम लगा लो ड्रिंक वाइन मिलेगी, पैग मिलेगा, कोई भी ले लो, शराब जिसको बोलते हैं। कोई भी खाना आप यहाँ से कितना भी खा सकते हो 10 यूरो में, वेज खाओ नॉन वेज खाओ। तो मैंने बोला ठीक है भाई लेके आओ। वो पानी जैसा ना वोदका जैसा था, बड़ा अच्छा टेस्टी था। वैसे मैं शराब को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मगर सिचुएशन के हिसाब से मैंने वो पैग लिया, पी लिया। मैं उठा, खाने के लिए देखा, प्लेट ली, चम्मच लिया, तो उसमें ना चावल थे मोटे कनिया वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल मोटा चावल था। और कोई दाल सब्जी नहीं थी। मीट था, पता नहीं बीफ था, बकरा था, मुर्गा था, मच्छी थी, क्या क्या था, तरह तरह का गंदा मंदा सा मीट था। उसमें बहुत स्मेल आ रही थी, शायद भैंस का जोटे का मीट, ऐसा भी कुछ होगा। कुछ स्वीट थी, मगर वो मेरे को कुछ भी नहीं, हार के मैंने थोड़े से चावल लिए और एक दाल टाइप था कुछ, मगर वो मीठा था, जैसे कड़ी होती ना बेसन की, ऐसी थी। और थोड़ा सा दही था, मगर वो साला दही भी नहीं निकला, बाद में कुछ और था। 3-4 चीज़ें ली मैंने, थोड़ी सी खाई और बस मैंने उसको बिल दिया और मैं चला आया 10 यूरो में। तो थोड़ा सा मेरे को हो गया। बाहर आके उसी होटल में ना दुकान भी है एक, मैंने वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक ली और एक बिस्कुट एक नमकीन लिया और पूरी कोल्ड ड्रिंक घर आके पी गया, क्योंकि भूखा था। तो मेरे को 4-5-10 रोटी चाहिए थी, मगर रोटी वहाँ पे क्या थी। मैंने उनको पूछा कि चपाती, वो बोलता है नहीं यहाँ पे चपाती नहीं होती, माल्टा में हम ये लोग चपाती नहीं खाते, उसने मेरे को बोला। खैर मैं आके थका हुआ था, तो बस नहाया गर्म पानी से, और ठंड थी और ये मेरे ख्याल दिसंबर का महीना था, और मैं सो गया। और अगले दिन सुबह उठ के मैंने सिम बाई किया, एक मेलिता का सिम लिया, 10 यूरो का सिम आया, 5 या 10 यूरो, हाँ। और वो आईडी वगैरह नहीं लेते। मैंने पूछा कोई आईडी, बोलती नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी थोड़ी देर में सिम चल जाएगी। जैसे सिम चली तो मैंने उस बंदे को मेल और टेक्स्ट मैसेज किया, जो एमरसन था, जो अकोमोडेशन देखता था। तो उसने आगे से मैसेज किया, मैं और वो साउथ इंडियन रूम वाला दोनों तैयार हो गए। अगले दिन की बात कर रहा हूँ कि वो बोलता है इस स्टॉप पे आओ, यहाँ से बस लेके ये नंबर, फिर आगे से ये, वहाँ मैं आपको मिलूँगा। वहाँ वो मिला, वहाँ मेरे को, हमको दोनों को वो हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे हमारा चेस्ट एक्सरे, ब्लड का, यूरिन का, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हुए। उसके सारी पेमेंट, या कहीं भी हमने कोई पैसा नहीं दिया, उन्होंने दिया। फिर उसने हमें बता दिया और एक जगह ड्रॉप कर दिया, वो था उर्मी, क्या उसे है उर्मी। वहाँ पे माल्टा ट्रांसपोर्ट का मेन ऑफिस था। तो भाई साहब हम ऑफिस में गए, और यार क्या बताऊँ, ऑफिस में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ ना यार, देख के। और जो मैडम मोनिका ड्रेस आपको देती है, यूनिफॉर्म, भाई इतनी सुंदर और इतनी हंसमुख है ना, इंडियन तो ऐसे सोचेगा भाई मेरे साथ सेट ही हो गई है। इतने फ्रैंकली हैं भाई, क्या यार, आप देखकर मतलब। रिसेप्शन पे लड़की बैठी है, रिसेप्शन है होटल की तरह, वो बड़े प्यार से डील करती है। जिससे मिलना है उसको बताना पड़ेगा, वो फिर कॉल करके पूछती है, फिर वो टाइम देती है, फिर आपको जाना पड़ेगा। क्या सिस्टम है यार,
यहाँ खड़े खड़े लाइन में मर जाओ आप। तो यूरोप ही है यार, बड़ा अच्छा सिस्टम है। चलो हम गए वहाँ पे, वो हमें मिले, एक डॉक्टर भी मिला, मारिया मिली, इंद्रे मेकालुक्स मिली। उन्होंने हमारे से रीजनल डॉक्यूमेंट देखे, पासपोर्ट लाइसेंस देखा, कॉपी करी, बहुत सारे सिग्नेचर किए, बहुत सारी करीब 18, 19, 20 हमारे से पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लिए उन्होंने। ठीक है, तो इतना सारा काम करके हमने फिर उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर करवाए, जो TRC कार्ड होता है उसके लिए, बैंक अकाउंट के लिए, सैलरी, जो भी इनकी फॉर्मेलिटी होती है, साइन वगैरह की, ये कुछ चीज़ें समझाई। और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, वो हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे है। तो उन्होंने एक लोकेशन ऐसे थोड़ा सा समझाया कि ये बस से, तो जो हमारे घर से बस चलती है ना, वो पहला वालिता बस स्टैंड ही जाती है। बस स्टैंड जाके बस स्टैंड से फिर आगे बस के ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे हमारी उधर से बस है तो वो 45 होती थी, फिर आगे 62 या 72 नंबर बस लेनी है, वो इस बस स्टॉप पे जाएगी, बस स्टॉप के नंबर होते हैं, वहाँ उतरोगे। ठीक है, तो वो था हमरून, बस डिपो था माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमरून में हमें जाना था, हमरून उन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ गए, तो वहाँ पे हमारी क्लास शुरू हुई, ऐसे पता करते करते गए, तो 2 घंटे की क्लास हुई। हम बड़े खुश हुए, 2 घंटे, अगले दिन 4 घंटे, अगले दिन 6 घंटे और चौथे दिन 8 घंटे। तो फिर हमें बताया गया कि आपको ये क्लास अटेंड करने के 4.5 यूरो पर आवर मिल रहे हैं। तो हम बड़े खुश हो गए कि यार ये तो नज़ारा है, साथ में स्टडी है, साथ में पैसे हैं। तो वीडियो देखते रहना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगी पूरी कहानी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। सच में आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, गलत झूठ या तो आप मेरे को बोल सकते हो वीडियो के बाद, मैं आपको इसमें अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी दूंगा। ठीक है, तो हमारी क्लास शुरू हुई, थ्योरी की क्लास, 15 दिन की क्लासेस थी, हम उसमें लगाते थे। हाँ, अकोमोडेशन का बता दूं, मैं भूल गया, नहीं तो लास्ट में बता दूंगा। अकोमोडेशन हमें ठीक ठाक सा एक घर टाइप मिलता है, उसमें एक रूम होता है, उसके अंदर एक अटैच बाथरूम है, बाहर एक लॉबी टाइप होता है, उसमें किचन होता है और एक छोटी सी बालकोनी होती है। मतलब समझो कि 2 कमरे का घर आपको मिलता है। ठीक है, किचन जो है वो एक और रूम होता है, एक आपका रूम है, 2 पर्सन उसमें होते हैं, 2 पर्सन आपके रूम में होते हैं, तो 4 आदमियों का ज्वाइंट है। उसमें रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, बिजली पे चलने वाले 4 चूल्हे होते हैं, और सब बर्तन होते हैं। आपने बस खाना जैसे दाल सब्जी है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, सब्जी, ये लेके आना है और बनाना है। बर्तन मतलब सब होंगे, बर्तन जैसे प्लेट, चम्मच, कड़छी, गिलास, पतीला, फ्राई पैन, तवा, चक, ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं लेनी, वो सब उसमें होंगे। बॉक्स बने होते हैं, सारा सामान किचन का होता है। यहाँ तक कि आपके जो बाल सुखाने वाली ड्रायर है वहाँ भी, वो भी है। डोर बने हुए हैं, अलमारी बनी हुई है पासपोर्ट रखने का, LCD है, AC है ना, टेलीफोन है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे, पूरी फैसिलिटीज़ है। यहाँ तक कि आपका रूम है जो, वो भी हफ्ते में 2 बार लेडीज आती हैं, वो क्लीन करके जाती हैं। आपने रूम की सफाई भी नहीं करनी, वो सब सफाई करके जाती हैं, क्योंकि ड्राइवर के पास इतना टाइम नहीं होता। हमारी लोकेशन की क्लासेस लगी 15 दिन, सॉरी थ्योरी की। उसके बाद हमारी ड्राइविंग प्रैक्टिकल क्लास लगी कि हमें बस चला कर दिखानी है। तो हमें एक बहुत बड़ी ग्राउंड में लेके गए, वहाँ से हमें बस धीरे धीरे पूछा, फिर चलाने को बोला। तो ऑटोमेटिक बस थी, अच्छी थी, मर्सिडीज़ की बस है, हमने चलाई स्लो स्लो स्लो, क्योंकि नया बंदा डरता है। बाकी इंडिया की तरह ही ड्राइविंग है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बस चलाई, 15-20 दिन की ट्रेनिंग थी। जैसे जैसे आप गलतियाँ कम करते जाते हो, फिर आपका फाइनल टेस्ट हो जाता है। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट के साथ में ही फिर कभी कभी वो पार्किंग की क्लासेस लगाते हैं। पार्किंग की 3-4 होती हैं जो रिवर्स आपने करना होता है। पहले वो सिखाते हैं, फिर उसका भी टेस्ट होता है। अगर आपने ये भी फाइनल टेस्ट पास कर लिया, ये सारा 1 महीना लग जाएगा। इसके बाद आपकी होगी लोकेशन की क्लासेस। लोकेशन की क्लास ऐसे है कि 20-25 रूट हैं, वो डेली आपको एक बस में भर के लेके जाते हैं और दिखाते हैं ये वो रूट है, वो ये बस स्टैंड है, ये है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से वो सारी ट्रेनिंग आपकी होती है। अगर आप सब में पास कर जाते हो तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। ध्यान रहे, फर्स्ट में आपको कार का लाइसेंस मिलेगा। ये कोई भी चूतिया यूट्यूबर या एजेंट आपको नहीं बताएगा, या आपको नहीं पता होगा। और यहाँ से जो आप, हाँ सॉरी मैं एक बात भूल गया दोस्तों, जब हमारी फ़्लाइट हुई थी
हमारा वीज़ा लग गया था तो हमें आने से पहले इंडिया की पीसीसी दोबारा से और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा से लेके आना था, जो हमने आरटी ऑफिस से लिया था, जो मेरे को 1100 रुपये सरकारी फ़ीस थी, मगर उन्होंने 5000 रुपये ले लिया था। और पीसीसी क्योंकि मैं इंडिया में ही था दोबारा, तो फिर भी 10 दिन मेरे को लग गए थे, तो हमने अप्लाई करी और वो आ गई, तो मैं लेके गया। 2 पीसीसी इसलिए मांगते हैं, पहली जो मांगी वो दुबई में था, वो 6 महीने पहले की थी, ये 6 महीने बाद की, तो 6 महीने में भी बंदा कोई क्राइम कर सकता है ना। पहला इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई के लिए था, ये इंटरनेशनल इसलिए था कि जब हम माल्टा में आए तो हमें कार का लाइसेंस मिलता है स्टार्टिंग में, चलानी हमें बस है। कार का लाइसेंस जिस दिन आप ले लोगे उसके 6 महीने बाद आप बस का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो आप 6 मंथ क्या करोगे, फ्री थोड़ी बैठ सकते हो। ध्यान से समझिएगा, जो आपके पास बस का लाइसेंस है, आप बस के लाइसेंस पर एक माल्टा ट्रांसपोर्ट आपको टैग देती है, वो इंटरनेशनल लाइसेंस जो आपका इंडिया का लाइसेंस है, इन तीनों चीज़ों पर आप बस चला सकते हो। अगर आपको कोई रोकेगा पूछेगा तो वो वैलिड है 1 साल तक। फिर जब 6 महीने आपके हो जाते हैं, फिर आप बस का लाइसेंस अप्लाई कर लेते हो। ड्राइविंग टेस्ट आपने पहले पास कर लिया तो अप्लाई करोगे तो आपको बस का लाइसेंस मिल जाएगा। उसके जैसे हमारी क्लासेस चलती, फिर 10-15 दिन बाद ये लोग आइडेंटिटी माल्टा में फाइल भेजते हैं, आपको जाना होता है सुबह सुबह, वहाँ बहुत रश होता है, ठीक है, तो वहाँ पे